क्लिनिकल इफेक्ट ओरल स्कैपुलर एंड डेल्टॉइड रीजन्स। इन क्लिनिकल स्टेजेस सबसे पहले कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द बॉडी पार्ट, जैसे हम कहते हैं कि ई जेनेसिस, ये कोई बॉडी पार्ट था वो या तो डेवलप ही नहीं हुआ या कोई ऑर्गन था वो डेवलप ही नहीं हुआ। इसके कॉजेज़ की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाती है कि जेनेटिक सिग्नलिंग जो थी उसकी एब्सेंस है। इससे ये होता है कि हमारे पास मस्कुलर पैरालिसिस हो जाता है या फिर हम सर्जिकल रिमूवल करके पर्टिकुलर उस मसल की जो मसल एब्सेंट है हम देख सकते हैं कि उसका क्या रोल था, किस तरह वो साइनर्जिस्टिक रोल प्ले कर रहा था और अपना स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा था। अब इसके केस में आ जाता है पोलैंड सिंड्रोम। पोलैंड सिंड्रोम के केस में ये एक अनकॉमन यूनिलेटरल सिंड्रोम है, कंजेनिटल सिंड्रोम है। इसमें ये होता है कि पैक मेजर का स्टर्नोकोस्टल पार्ट यानी जो चेस्ट की तरफ वाला पार्ट है ज़्यादा, मतलब जो मिड लाइन की तरफ वाला पार्ट है वो, और साथ पैक माइनर जो होता है वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो निपल होता है वो इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है या फिर वो एब्सेंट होता है। यानी जो ब्रेस्ट है उसका हाइपरप्लेजिया हो गया, हाइपोप्लेजिया हो गया सिवियर केसेस के अंदर। तो इसके अंदर जो मूवमेंट्स लॉस होंगी वो होगी एडक्शन, यानी मतलब टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, और एक्सटेंशन, ठीक है, अगर हम आर्म की एक्सटेंशन करें तो वो भी जो है हमारे उस मिड लाइन के करीब आ रहा है। एंटीरियर शोल्डर मूवमेंट उसमें भी इस तरफ ही आना है, ठीक है। इसके अलावा जो लेटरल रोटेशन ऑफ लिम्ब है, ये सारी जो हैं ये मूवमेंट्स ये वीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो पोलैंड सिंड्रोम वाली ये सारी मूवमेंट जो वीक हुई हैं, अगर हम रेडियल मेस्टेक्टमी की बात करें तो उसके बाद भी ये सारी जो है वीक हो जाती हैं मूवमेंट, एडक्शन, एक्सटेंशन, एंटीरियर शोल्डर मूवमेंट एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द लिम्ब। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी। लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी नर्व टू द सेरेटस एंटीरियर है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला मतलब स्कैपुला में एस ए आर है, लॉन्ग थोरेसिक एल टी है, और सेरेटस एंटीरियर में भी एस ए आर है, तो इसका निमोनिक है सॉल्ट। सेरेटस एंटीरियर को हम बॉक्सर मसल भी कहते हैं। इसका पैरालिसिस हो जाता है बेसिकली, और इसकी वजह से जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है, जब हम जो इसका पर्टिकुलर सिग्नेचर टेस्ट है कि हैंड को हम अगेंस्ट द वॉल रख के वहाँ पर फोर्स लगाएं तो स्कैपुला जो है विंगिंग हो जाती है उसकी। तो उस केस में भी अगर हम देखें तो जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का वो लेटरली और पोस्टीरियरली मूव करता है, यानी वो थोरेसिक वॉल से अवे मूव कर रहा होता है। इसके अंदर जो मूवमेंट जो होती है ख़त्म हो रही होती है वो एक्सटेंशन ख़त्म हो रही है, एबडक्शन ख़त्म हो रही है और एलिवेशन ख़त्म हो रही है। लिम्ब की एक्सटेंशन नहीं होगी, लिम्ब की एबडक्शन नहीं होगी, लिम्ब की एलिवेशन नहीं होगी। इसके अलावा इसके जो कॉज आ जाते हैं उसमें कॉजेज़ में यही आ जाता है कि बुलेट नाइफ़ या फिर जो है सर्जरी वगैरह की मेस्टेक्टमी थी, ये इसके कॉजेज़ में आ जाता है। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन टॉपिक में आके अंदर कवर हो जाता है, जो थियरी के टॉपिक्स हैं क्लिनिकल्स के अलावा, यही वाला उसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद थ्रेकोडोर्सल नर्व की इंजरी आ जाती है। थ्रेकोडोर्सल नर्व जो है ये बेसिकली नर्व टू लेटिसिमस डोर्सा है। इसकी वजह से इसकी इंजरी होगी तो इसका मतलब लेटिसिमस डोर्साई की पैरालिसिस हो जानी है। इंजरी कब होगी? अगर इन्फीरियर एक्सिला में कोई सर्जरी हुई है, कोई मेस्टेक्टमी हुई है एक्सिलरी टेलर स्पिंस की, या फिर स्कैपुलर लिम्फ नोड्स रिमूव किए हैं, ठीक है। अब इसमें मेनली ये होता है कि ये जो हमारे पास लेटिसिमस डोर्सा है और इन्फीरियर पैक मेजर का जो पार्ट होता है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये एक स्लिंग बना रहा होता है ट्रंक और आर्म के दरमियान, ठीक है। और इस स्लिंग का ज़्यादा पावरफुल पार्ट जो होता है वो लेटिसिमस डोर्सी प्ले कर रहा होता है, यानी आर्म और ट्रंक के दरमियान की जो स्लिंग बन रही है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसके पैरालिसिस की वजह से क्लाइंबिंग मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी हम ट्रंक को रेज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ अपर लिम्ब। तो इसके अलावा जो एक्सिलरी क्रचेज़ हैं उनका यूज़ भी बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो है डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला पैसिव होता है। मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ में ग्रेविटी डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला करा रही होती है। उसके बाद आ जाता है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इंजरी CNXI। इसमें ये होता है कि इप्सिलेटरल वीकनेस होती है उस शोल्डर की जो शोल्डर वीक है, यानी अगर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम शोल्डर्स की शगिंग करें या एलिवेट करें तो जिस साइड के स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पालसी हुई होगी उसी साइड के शोल्डर्स जो होंगे वो वीक होंगे। इसमें जो होता है इसके कॉजेज़ में स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के जो इंजरी है इसके कॉजेज़ में कोई विप्लैश है या कोई ट्यूमर था उसकी सर्जरी थी, या पोस्टीरियर ट्रायंगल में कोई सर्जरी की है, या फिर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की बायोप्सी के प्रोसीजर परफॉर्म किया गया तो उसकी वजह से ये इंजरी हो सकती है। उसके बाद इंजरी टू एक्सिलरी नर्व आ जाती है।
एक्सिलरी नर्व जो होती है बेसिकली सप्लाई कर रही है डेल्टॉइड को और टीरेस माइनर को, तो इन दोनों की स्वेयर एट्रोफी हो जाती है एक्सिलरी नर्व इंजरी के केस में। एक्सिलरी नर्व इंजरी के कॉजेज़ की बात करें तो इंटीरियर या इंफीरियर डिसलोकेशन हो जाए शोल्डर जॉइंट की तो उसकी वजह से हो जाती है, या सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हो जाए ह्यूमरस का, या फिर कंप्रेशन हो जाए एक्सिलरी नर्व का क्रचेस के यूज़ करने की वजह से। तो इसकी वजह से रिजल्टेंटली ये होता है कि राउंडेड कंटूर बन जाता है, यानी फ्लैटेंड पार्ट डेवलप हो जाता है इंजर्ड साइड पर। और अगर हमें देखें तो फिर जो इन्फीरियर टू एक्रोमियन वाला एरिया होता है वहाँ पर एक हॉलो प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं किस तरह राउंडेड कंटूर या फ्लैटेंड एरिया पेयर हो रहा है और किस तरह हॉलो प्रोड्यूस हो रहा है इन्फीरियर टू द एक्रोमियन। इसके अलावा सेंसेशन लॉस होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्रॉक्सिमल फोरआर्म। वो इस वजह से हो रहा होता है कि सुपीरियर लेटरल कटेनियस नर्व ऑफ आर्म सप्लाई कर रही होती है उस रीजन को, जो कि कटेनियस ब्रांच है एक्सिलरी नर्व की। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्यूबरकल है वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, और हमारे पास लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड के अंदर भी सेंसरी लॉस हो रहा होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेजिमेंटल बैथ साइन बन रहा है। उसके बाद उन्होंने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की बात की हुई है कि वो भी हम जो है मिडल ऑफ़ द मसल में देते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि एक्सिलरी नर्व जो होती है वो सर्जिकल नेक के लेवल पर डेल्टॉइड को ट्रांसवर्सली क्रॉस कर रही होती है, ट्रांसवर्सली वहाँ से रन कर रही होती है बेसिकली, ठीक है। तो मिडल ऑफ़ द मसल के अंदर इंजेक्शन देना होता है। उसके बाद आ जाती है बात डिसलोकेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल ह्यूमरल एपिफिसिस। ये नॉर्मली नहीं होती इंजरी, क्योंकि जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट होता है और कफ जो होता है जो रोटेटर कफ है वो भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं जो स्ट्रॉन्गर बना रही होती हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्लो हो तो फिर उसकी वजह से इंजरी हो जाती है। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में ये इंजरी ज़्यादा कॉमन होती है, और इसके केस में ये होता है सिवियर अगर हमारे पास प्रॉक्सिमल ह्यूमरल एपिफिसिस की डिसलोकेशन हो तो शाफ्ट डिसलोकेट हो जाता है, लेकिन जो हेड होता है वो ग्लेनोइड कैविटी के अंदर रिटेन रह रहा होता है। उसके बाद रोटेटर कफ इंजरीज़ जो है ना वो आगे जॉइंट्स वाले पार्ट में बेहतर तरीके से लिखी हुई हैं। विल कवर इट देयर इंशाल्लाह।